सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो आपको बताएं कि इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हो चुके हैं 5 बजते ही, लेकिन अब की बार टर्न आउट खासा कम रहा है। दीगर वजूहात के साथ साथ मौसम की गर्मी और कोविड-19 की सूरत हाल भी बताई जा रही है और पिछली बार जो नाखुशगवार वाकयात कुछ हुए उसकी बिना पर भी कहा जा रहा है कि टर्न आउट इस बार कदरे कम रहा है। नौशीन इफ्तिखार ने भी बारहा ये कहा कि मैं भी खातून हूँ, मैं इस वक्त बाहर हूँ, आप लोग वोट डालने के लिए निकलें, लेकिन वो टर्न आउट उस तरह से बेहतर नहीं था। अली असजद मल्ली भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ आज अमन व अमान की सूरत हाल से भी खास से मुतमईन नज़र आए हैं। तो अब देखना यह है कि जो 1970 के इलेक्शन और 1977 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का था, फिर 1988 के बाद से लेकर मुसलसल यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम नून कामयाब होती रही है। सिर्फ 2002 में अली असजद मल्ली यहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए जब BA की शर्त रखी गई थी, और उसके बाद से 2018 से लेकर 2018 तक मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम नून का ये हल्का रहा है। सैयद इफ्तिखार हुसैन के वफ़ात के बाद उनकी साहबजादी नौशीन इफ्तिखार अब इस पर हल्के पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीट पर शेर के निशान पर, जबकि अली असजद मल्ली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कामयाब हो चुके हैं, वो अब की बार दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन और अली असजद मल्ली और नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन 2018 में एक ख़ास फैक्टर जो है इस हल्के में वो 2 लोगों की जानिब से सामने आया था। वो एक आज़ाद उम्मीदवार उस्मान आबिद जिनके वोट 50,000 से ज़ायद थे, और तहरीक लब्बैक जिसके वोट 16,000 से ज़ायद थे। तो अब की बार हल्के में क्या सूरत हाल होगी, किस तरह नताइज सामने आएंगे और क्या इन नताइज को तस्लीम दोनों जानिब से किया जाएगा या नहीं। पिछली बार कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसमें इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी गई और इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया और दोबारा से इस पूरे हल्के में इलेक्शन के अहकामात भी जारी कर दिए गए थे। 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराज़ात थे, लेकिन तमाम हल्के में पोलिंग का अमल दोबारा से करवाया गया और अब पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और आज पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रेंजर्स को हल्के में तैनात किया गया है और अब ये देखना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टैंड बाय पर फ़ौज की भी सूरत हाल तैनाती का उन्होंने भी अहकामात दे रखे हैं। पिछली बार पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी उसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया कि उन लोगों की वजह से इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठे हैं। अब की बार खुद DPO DCO तमाम जो अमला है वो यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर चक्कर भी लगा रहा है, खुद गश्त कर रहा है और सूरत हाल को देख रहा है। अब देखना यह है कि अब की बार पोलिंग का जो वक्त ख़त्म होने के बाद टर्न आउट क्या नज़र आता है, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ पर 55% से ज़ायद पोलिंग हुई थी, टर्न आउट रहा था। और अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल सामने आती है। नदीम अता गौरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं इस हल्के से मुतालिक। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। आज पिछली बार तो हम देख रहे थे सड़कों पर खासा रश नज़र आ रहा था, पूरा शहर ही वोटिंग के इंतखाबात के अमल से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा था, फायरिंग के वाक़यात भी हुए। अब की बार ख़वातीन का जो टर्न आउट है वो कैसा रहा है मजमूई तौर पर पिछले बार की निस्बत, क्योंकि आप सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन पर सबसे मौजूद हैं? जी, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि 19 फरवरी को ये वैसे भी डस्का की सियालकोट की तारीख का पहला वाक़या है कि किसी इलेक्शन को कालादम करार देकर नया इलेक्शन करवाया जा रहा है। 19 फरवरी को इस जगह पर इलेक्शन हुआ था, इसी हल्का में NA 75 के अंदर बेज़ाब्तियों की वजह से, बदअमनियों और शर पसंदी की वजह से इस इलेक्शन को कालादम करार देकर इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को नई तारीख दी और नया इलेक्शन आज के दिन हो गया है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का अमल था। टर्न आउट इसलिए भी कम रहा कि यहाँ पर कोविड की शायद वजह थी, लेकिन अगर
इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात कर ली जाए तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया के साथ जब बात की तो उनका ये कहना था कि जो कोविड की वजह से सील किए गए इलाके हैं उनको भी इलेक्शन के दिन खोल दिया जाएगा ताकि वो लोग भी अपने हक के रायदही से महरूम ना रहें। उन लोगों को भी मुकम्मल इजाज़त दी गई थी कि अपना वोट कास्ट करें। इसके साथ साथ शायद लोग 19 फरवरी की इस फायरिंग से डरे हुए थे, खौफज़दा थे, उस वजह से भी शायद कोई टर्नआउट कम रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों कारकुनान ने अपने वोटर्स को बाहर निकालने की इंतहाई कोशिश की, पैगामात भी वायरल किए कि अमन व अमान की ही सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी टर्नओवर बहुत कम देखने में आया। सुबह के वक्त को लाइनें लगी हुई थी, ऐसा ही लग रहा था कि पूरा डस्का यहाँ पर वोट कास्ट करने आ गया है, लेकिन उसके बाद जो ही वक्त गुजरता रहा तो टर्नआउट भी कम होता रहा। अब 5 वैसे ही दरवाजे बंद कर दिए गए हैं पोलिंग स्टेशन के और यहाँ पर काउंटिंग का सिलसिला जारी है। 360 के करीब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 47 के करीब पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया था, जिनमें पहला हसास तरीन पोलिंग स्टेशन गोइंद के है, जहाँ से हम यहाँ लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भी करते रहे, जहाँ पर पिछले 19 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में 2 कीमती जानों का ज़िया भी हो गया। इसके अलावा डस्का कलां का पोलिंग स्टेशन था, फायरिंग की वजह से वो भी बंद हो गया। जब हम आज उस मोहल्ले में भी गए वहाँ पर भी सुबह सवेरे अच्छा खासा टर्नआउट देखा, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन निकली हुई थी अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, आप हमारे साथ ही नदीम अतागौरी मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी आज सारा दिन कहीं नजर नहीं आई, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी तो थी तमाम जमातें, लेकिन क्या ये समझा जाए कि उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट आया उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक बरकरार है, इसी वजह से आज सारा दिन पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आई? नहीं, देखिए हमारे जो लोकल लोग थे वहाँ पे उनको कह दिया गया था, हमने कमिटमेंट की है नून लीग के साथ। कल कमरजुमान कायरा साहब ने तमाम लोगों को वजीराबाद में, चूँकि वजीराबाद और वो हल्का साथ साथ है, वहाँ पे मीटिंग करके हदायत जारी कर दी कि नून लीग को आप वोट करें। हमारी लोकल तंजीम और लोकल लोग सब ने नून लीग को वोट किया है, चूँकि हमारी एक कमिटमेंट थी और हम उस कमिटमेंट से बिल्कुल नहीं भागे। चौधरी मंजूर साहब, आप खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, तो इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल में आज रिजल्ट्स देख रहा था तो हम थोड़ा सा उसको माजी को, क्योंकि ये जो पहला आम इंतखाबात था ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, दूसरे आम इंतखाबात पे भारी अक्सरियत से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। आप एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सियासी तौर पर चीज़ें चलाते रहें। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब हम पंजाब के इन हलकों में कहीं नहीं देखते हैं, आप नहीं समझते कि दोबारा से रिवाइव करना खासा इस जमात के लिए मुश्किल है अब पंजाब के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रॉब्लम यही है कि हमारे तमाम जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे उनको निकाल लिया गया, उनको उठा कर पीटीआई में शामिल करवाया गया, दूसरी जमातों में शामिल करवाया गया। तो 2008 के इलेक्शन में इस सीट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे वोट लिए थे, 72,000 के करीब। जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे सियालकोट के, वो फिर पीटीआई को ज्वाइन कर गए। इस वजह से ये हमें प्रॉब्लम आया। अब वो सारे लोग वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई हिकमत अमली पीपल्स पार्टी तय करेगी। तो हमारे जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले थे, इशू तो नून लीग के साथ था, लेकिन तोड़ पीपल्स पार्टी दी गई। पिछले इलेक्शन में भी 2013 में भी यही कुछ हमारे साथ किया गया। तो ये पीपल्स पार्टी का जिंदा रह जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। हम कब से हमें तोड़ने की कोशिश, 2002 में मुझे याद है, मैं भी एमएनए था, तो उस वक्त पहले लोगों को निकाला गया, काफ लीग में ले गए, जीतने के बाद 22 लोग फिर तोड़ दिए गए। तो हर इलेक्शन में तोड़ने की कोशिश की जा रही। लेकिन अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अब चूंकि मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग रास्तों में हैं। हमारी पार्टी की आदत ने तय करना है कि किस तरह से उन लोगों को लेना है और कैसे लेना है। और नून लीग तो हाउसफुल है, वहाँ पे लोग कैसे जाएंगे? पीटीआई वैसे वन टाइम पार्टी थी, जैसे काफ लीग, यूनाइजो लीग, तो ये तो खत्म हो गई। आने वाले दिनों में जो मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही सारे पंजाब में। सही, लेकिन उसमें चौधरी मंजूर साहब कि अब पीडीएम का जो एक इत्तेहाद था इस इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब 2 इलेक्शन बड़े, आज तो एक NA 75 का हो रहा है, फिर आगे चल के 249 कराची का इलेक्शन होने जा रहा है,
इस इलेक्शन से पहले पीडीएम का एक इत्तेहाद नज़र आ रहा था, पीडीएम यूनाइट नज़र आ रही थी, एक मोमेंटम था कि इस हुकूमत का खात्मा पीडीएम कर देगी, लेकिन फिर पीडीएम खुद शायद उस सूरत में नज़र ही नहीं आ रही है कि हुकूमत का खात्मा करे, क्योंकि अब जमातें अलग अलग हो रही हैं, आपका अपना एक स्टांस अलग नज़र आ रहा है, एएनपी तो खैर अलग हो चुकी है। तो अब के आप समझते हैं कि दोनों बड़े इंतखाबात उस मोमेंटम के ज़ेरे असर नहीं रहेंगे जो एक बहरहाल पहले था? ये बड़ा अफसोसनाक और अलमिया है कि ये खुद को शमला कर दिया है जो पीडीएम की क़यादत है उस पर। पहले लॉन्ग मार्च की अगर तैयारी नहीं थी, सवाए पीपल्स पार्टी की किसी ने तैयारी नहीं, तो उसको पोस्टपोन करने के 100 तरीके थे सिर्फ बयानिया बनाने के लिए। अलमिया ये है कि पीटीआई और नून लीग सिर्फ बयानिया बनाती है, उस बयानिया पे जितना भी किसी दूसरे का नुकसान हो जाए बस उन्हें उनका बयानिया जीतना चाहिए। तो वो बयानिया बनाने के लिए हम पे डाल दिया गया कि पहले इस्तीफों के साथ नफी कर दिया। आज की बात की तो उस दिन इस्तीफों की बात करते जिस दिन 26 मार्च की डेट का ऐलान हुआ था। हम समझते भी अगर इस्तीफे देने होते तो हम कहते हाँ जी हम साथ हैं, इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च, वरना तो लॉन्ग मार्च होना था। सिंध के अंदर तैयारी थी, बतौर जनरल सेक्रेटरी कहता हूँ कि पंजाब के अंदर नून लीग ने लीड कर रही थी पीडीएम को। गुजरांवाला जलसा से पहले मीटिंग की, फिर उसके बाद लाहौर वाले जलसे से पहले पीडीएम की मीटिंग हुई। लॉन्ग मार्च तो बहुत बड़ा इवेंट था, कोई एक भी नहीं हुई। और दूसरा पे शो का नोटिस दे दिया। पाकिस्तान की तारीख क्या, मैं दुनिया की तारीख में मैं देख रहा था कि कभी किसी इत्तेहाद में किसी को नोटिस मिला है शो का, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक वॉलंटरली रज़ाकाराना इत्तेहाद होते हैं, इनके अंदर कोई जबर नहीं होता, ना को हम मुलाजम है, हमको एयर गुल्लू के मुलाजम है कि शायद खान अब्बासी हमें दे देगा, लेकिन कराची के इलेक्शन को देखना पड़ेगा। ये 2.5 साल जो बंदा लड़ा है वो अब्दुल कादिर मंदोखेल है। वो बेचारे ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन 2.5 साल वो लड़ता रहा है, जिसके नतीजे में वो मुस्ताफी होने पे मजबूर हुआ फैसल वादा, और उसको हम कहें कि किक मार के उधर फेंक दे। ऐसे तो नहीं होता। तो बैठकर बात करते हैं, देखते हैं, उस बेचारे की भी बात सुनते हैं जिसने 2.5 साल लड़ाई की है। बिल्कुल, जो पीछे पड़ा रहा है, वो केस सारे उसने किए, बाकी तो घरों में सोए हुए थे। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उठकर सारे आ गए। तो इस तरह से नहीं होता। ये तो बड़ा हमने बताया था इस इत्तेहाद को हम बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो सर इत्तेहाद को बचाने की जो आप बात कर रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते। चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब की बार आप तक जो इत्तलात आ रही हैं इन्हें 75 डस्का के हवाले से कि अमन अमान की सूरत हाल और वो जो इलेक्शन को रिगिंग का कहा जाता है, वैसी तो सर किसी किस्म की कोई इत्तलात नहीं है। अमन सुकून से आज का इलेक्शन अब हो चुका है 5 बजे तक, उसके बाद तो गिनती का अमल है, फिर रिजल्ट का अमल है। तो अभी तक की इत्तलात सर आपके पास क्या हैं जुबैर साहब? देखिए, अभी तक की इत्तलात तो ठीक हैं। हम कायम रखा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जाहिर सी बात है इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया कि जिससे वोटर्स घबराए बाहर निकलने के लिए। सो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, तकरीबन मोर और लेस पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर कहा जाए कि एक ठीक ठाक तरीके से इलेक्शन हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में 2 नई चीजें 2018 में उसके बाद इजाफा हुआ है। पहले होता था कि जी इलेक्शन प्री पोल रिगिंग होगी, पोलिंग सही होनी चाहिए, वोट कास्ट सही होना चाहिए, लेकिन 2018 में एक नई चीज का इजाफा किया गया था कि काउंटिंग में सब कुछ तब्दील किया जाता था। इस दफा डस्का में, पिछली दफा जब फरवरी में हुआ तो वो काउंटिंग के बाद प्रिसाइडिंग अफसर ने जो जाके रिटर्निंग अफसर को रिजल्ट देने थे, तो उसमें अब हमारे लिए तो ये भी चेक करना पड़ता है कि जी आज मौसम कैसा है, धुंध तो नहीं है, या व्हाट्सएप चल रही है नहीं चल रही, तो लॉन्ग वे है। अल्लाह करे कि रिजल्ट टाइम पर आ जाए। और क्यों नहीं आना चाहिए टाइम पर? अगले 3-4 घंटे में रिजल्ट क्यों नहीं आने चाहिए? मुझे तो समझ से बाहर है कि जी जब एक पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग 2 घंटे में मुकम्मल हो सकती है, तो दूसरे पोलिंग स्टेशन में 10 घंटे क्यों लगते हैं काउंटिंग करने? या तो कोई बलोचिस्तान का पहाड़ों वाला इलाका है कि जी कहाँ से आने रिजल्ट। तो अगर सही तरीके से अभी तक हुआ है, अल्लाह करे पिछली दफा की तरह कोई हुकूमत कोई हरकत ना करे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जुबैर साहब आपकी बात धुंध तो नहीं है, लेकिन जुबैर साहब आपकी बात एक बार चीज़ नज़र आ रही है
कि वोटर्स उस तरह से नहीं निकले। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे जो पिछली बार टर्न आउट था और जितना वोटर बाहर था वो नहीं इस बार निकला है। ये हल्का बुनियादी तौर पर 2008 से लेकर 2018 तक मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम नून जीतती आई है, तो वोटर भी आपका ज़्यादा था बकौल पाकिस्तान मुस्लिम नून, लेकिन वोटर आज बाहर नहीं उस तरह से आया सर। देखिए, वोटर अगर बाहर नहीं निकला तो कहने का ना उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। एक ये वजह तो नहीं है कि पिछली दफा थी कि जी वो सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, मार धाड़ की वजह से लोगों ने अवॉइड किया। आज तो इस हवाले से तो कोई कंसर्न नहीं है। अब बहुत से दूसरे कंसर्न हो सकते हैं, कोरोना की हो सकती है कि जो लहर आई हुई है वो ज्यादा लीथल है फरवरी के मुकाबले में। इसी तरह से अगर लोग थक गए हैं कि जी पहले भी एक दफा इलेक्शन हुआ था, फिर दोबारा इलेक्शन हो गया, सही, तो ये भी फिर लीडर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने वर्कर्स को निकालने में कितने आपके सामने आ सकते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अच्छा जुबैर साहब, मैं चौधरी साहब मेरे साथ है, मैं उनसे उनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन उनसे मैंने एक सवाल किया कि एक मोमेंटम बना पिछली बार जब यानी 75 का इलेक्शन था, बल्कि उस दिन तो बहुत सारे इलेक्शन हुए, वजीराबाद का इलेक्शन था, 2 इलेक्शन KPK के अंदर हुए, सिंध में भी इलेक्शन था, तो एक मोमेंटम था कि PDM बड़ी एक मजबूत इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत के खिलाफ है, और उस मोमेंटम का एक नतीजा जो है वो रिजल्ट के नताइज पे भी नज़र आ रहा है। अब की बार वो PDM भी नहीं है, तो आप नहीं समझते इसके असरात आज के इलेक्शन और फिर हमारे पास कराची में 249 के इलेक्शन पे भी नजर आएंगे? जुबैर साहब आपको आवाज आ रही है सर? मोहम्मद जुबैर साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। लेकिन चौधरी मंजूर साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आप बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, जब ये आया नोटिस वहाँ से शो कॉज, तो आपने एक चार्जशीट दे दी सर, वो जो अभी आप बयान भी उसमें से कुछ नकात कर रहे थे, जब वो चार्जशीट आपकी जानिब से दी गई तो फिर वो एक जो हीट वेव थी वो पूरा एक लावा बन गया आपकी चार्जशीट से, तो वो वहाँ से ईंट आई, आपने पत्थर मारा। तो आप नहीं समझते कि दोनों बड़ी जमातों का ही रवैया ज़्यादा सख्त एक दूसरे के खिलाफ हुआ और आज हमें हालात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, शो कॉज नोटिस बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए था कि हैसियत में दिया है। अगर मौलाना साहब नाराज थे, बीमार थे, तो उनकी जगह पे सीनियर वाइस चेयरमैन को प्रिजाइड करना चाहिए था। किस हैसियत में वो इजलास बुलाया गया, किस हैसियत में शो कॉज नोटिस दिया गया? मैंने तो एक कहा कि हमारे भी ये एतराजात हैं। मुझे बिलावल साहब ने रोक दिया कि आपने नहीं, हम जो भी मरकजी तौर पर एक खत लिख रहे हैं उनको, वो जवाब तो नहीं है लेकिन अलग से खत होगा। तो उस हवाले से वो मैंने कुछ बातें की थी, 11 पॉइंट्स मैंने भी उठाए थे। ये बातें ठीक हैं, उनका जवाब है किसी के पास तो वो दे दें, तो उनका जवाब तो नहीं है, उनसे किसी एक का जवाब नहीं आया। अच्छा जोसफ, अब ये तस्वुर किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि PDM दोबारा से, क्योंकि PDM नाम 2 बड़ी जमातों का था, जो पार्लियामान में अंदर मजबूत होंगी वही बाहर भी हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लीड कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून 2 बड़ी अपोजिशन जमातें अब वो अलग अलग पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी नज़र आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में कोई PDM की सूरत में कोई इत्तेहाद मजबूत दोबारा होगा सर? देखिए, अभी कल है, कल पता चलेगा। कल है मीटिंग है CEC की, उसमें हम फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा वो सारा हम। ठीक, आप कह रहे हैं कि कल जब CEC की मीटिंग होगी पीपल्स पार्टी की, तो उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि PDM का अब आने वाला मुस्तकबिल क्या है। अमीर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। अमीर अब्बास, कहिएगा, आज पूरा दिन जो NA 75 डस्का का इंतखाबी मार्का रहा, बहुत ज़्यादा हाइप मिली इसको, लेकिन टर्न आउट उस तरह से रहा नहीं। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि जैसे पिछली दफ़ा था उस तरह की सूरत हाल इस बार देखने को मिली नहीं। आपको इसकी वजह क्या लगती है? क्या पिछली बार जो कशीदगी हुई, फायरिंग हुई, 2 अफराद जाँ बहक हुए, कुछ जख्मी हुए, ये वजह है या कोई और वजह? देखिए महविश, टर्न आउट का ज़्यादा ना होना उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है उसका मुजाहरा बहुत कम देखने को मिलता है, और वोट का इस्तेमाल करना ये ज़िम्मेदार शहरियत का एक उसूल है, बुनियादी उसूल है। यानी मुझे अपने वोट का इस्तेमाल करना है, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, एक तरह से कर्ज है मुल्क का। तो हमारे यहाँ अमूमन
जनरल इलेक्शन में भी जो टर्न आउट होना चाहिए वो टर्न आउट नहीं होता। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, आज NA-75 में दोबारा से इलेक्शन हो रहा है। अभी तक की सूरत हाल भी अमन अमान की बहुत बताई जा रही है कि बेहतर रही है, लेकिन टर्न आउट कदरे कम रहा है। सर, आपको क्या आज सूरत हाल नज़र आ रही है कि PDM नहीं रही है अब, और ये इलेक्शन आज का है, क्या नताइज हो सकते हैं? सर, आप तो बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब से हम दोबारा करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से बात करेंगे। लेकिन अमीर अब्बास जो बता रहे हैं, अमीर अब्बास आप बता रहे हैं कि ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा किया जाता है कि वोट मेरी अमानत है और मैं दूं, लेकिन 50% पे जाके 2018 में 2013 में हमारा टर्न आउट पहुंचा है। तो क्या अवेयरनेस की कमी है कि हम 50% वोट नहीं देते हैं, या फिर वाकई इन हुकूमतों से या सिस्टम पर लोगों का एतमाद और एतबार कम है कि बाकी 50% लोग वोट डालने नहीं आते? दोनों वजूहात हैं, और आपने बिल्कुल पर्टिनेंट वजूहात सामने रखी हैं मुदस्सर। एक तो लोगों का एतमाद इस निज़ाम से उठ चुका हुआ है। आप कुछ कहते रहें, आप कुछ रोज़ी पिक्चर सामने रखें, आप गुडी बातें कर लें, लेकिन लोगों का एतमाद, आम आदमी का एतमाद उठ चुका है। लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन एक ड्रिल बन गया है, या तो इसमें धांधली होती है, या फिर अगर धांधली नहीं होगी तो भी हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब हमारे यहाँ जितने इलेक्शन होते हैं ये बहुत कम है तादाद में। 5 साल में जो मगरबी जमहूरियतें हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्शंस होते हैं। मसलन अमेरिका, वहां पे हर 4 साल के बाद इलेक्शन है। यहाँ तो 5 साल के बाद आपको वोट देना है ना, वहां हर 4 साल के बाद देना है। अच्छा, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है हमारे यहाँ तो होते ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट से नहीं चलती हैं। वहां आपको लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन भी जो है उनको वहां भी आपको वोट कास्ट करने हैं, तो वहां के लोग हमारी निस्बत ज्यादा वोट कास्ट करते हैं, मौके भी ज्यादा है और टर्न आउट भी ज्यादा है। तो हमारे यहाँ तो ले दे के 5 साल के बाद आपको जनरल इलेक्शन में वोट देना है, या कोई जिमनी इलेक्शन, वो भी सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसके बावजूद टर्न आउट कम है। तो वजह यह है कि एक तो जाहिर बात है मैसेज लोगों तक ये नहीं इलेक्शन कमीशन पहुंचा सका कि वोट अमानत है और आपको इस अमानत का इस्तेमाल करना है। दूसरा, एतमाद लोगों का खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा, अब ये जो जिमनी इलेक्शन हो रहा है आज, चूंकि यहाँ पे पहले एक जनरल इलेक्शन हुआ 2018 में, फिर 19 फरवरी को एक इस पे बाय इलेक्शन हुआ, अब आज 10 अप्रैल को फिर बाय इलेक्शन हो रहा है। तो अगर आप यूं लोगों का बार बार इम्तिहान लेंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लोग तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते ना, मैंने आपको बताया। तो लोग, अगर आप बार बार इलेक्शन करवाएंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जहां तक आज के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस या इसके हाईलाइटेड होने की वजह है, तो वो है जो कुछ 19 फरवरी को हुआ। अगर उस दिन ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो है ये गायब हो गए, और जो धुंध जिस तरह से पड़ी, अगर वो धुंध ना पड़ती इस तरह से, तो ये तमाशा दोबारा से हमें देखने को ना मिलता। तो चूंकि उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, फिर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा से होगा। तो इस सारे एनवायरनमेंट ने आज के इस इलेक्शन में एक नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप कर दिया है, या कौमी सतह की एक दिलचस्पी जो है वो हमें नजर आ रही है। अच्छा अमीर अब्बास, एक चीज़ है यहाँ पर, पिछली बार भी जो जीत का दावा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, रिजल्ट नहीं अनाउंस हुए आखिरी 19 पोलिंग स्टेशन के, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून वो अपनी जीत का दावा करती रही। आज इलेक्शन में तो दोनों जमातों की जानिब से कहा गया कि जी इत्मीनान बख्श हुआ है 5 बजे तक का अमल। असल मामला, उनको ये भी एतराज़, अभी ज़ुबैर साहब भी बात कर रहे थे कि 2018 में एक नई चीज़ आई, RTS सिस्टम के रिजल्ट्स बदले जाएंगे। उसके बाद अब ज़िमनी इलेक्शन में एक और चीज़ आई है कि रिजल्ट्स देने वाले ही गायब हो जाएंगे। तो अब जब ये नताइज आएँ, आप समझते हैं कि जितना हीटेड ये हो चुका है हल्का और इलेक्शन, अब फिर इस नताइज को कबूल किया जाएगा किसी एक जमात की जानिब से जो हार जाए? सबसे पहले तो हम इंतजार करते हैं कि आज क्या सरप्राइज मिल सकता है। RTS सिस्टम बिल्कुल ठीक है, 2018 में RTS सिस्टम चल गया। 2021 फरवरी में चूंकि सर्दियां थी, धुंध थी, तो इन्होंने धुंध बरसा के और बंदे गायब कर दिए। और अब तो ना धुंध है और ना RTS सिस्टम को बैठ सकता है। अब देखते हैं कि तीसरा सरप्राइज हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मुदस्सिर, तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। यानी एक इलेक्शन की हार या जीत से किसी जमात या किसी हुकूमत की मकबूलियत या गैर मकबूलियत का तयन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर भी सर धड़ की बाजी नून लीग ने भी लगा दी और हुकूमत ने भी लगा दी।
अब ये जो कुछ पोलिंग 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हुआ, उसूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहकीकात की। उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि ये जो 1.5 माह गुजरा है इसमें पंजाब हुकूमत अपनी तहकीकात करती, क्योंकि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ये दरअसल हुकूमती मशीनरी का ही हिस्सा होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं। तो पंजाब हुकूमत के दामन पे जो दाग है वो अपना दाग नहीं धो सकी है। अगर वो अपना दाग धो देती तो आज पंजाब हुकूमत को और पीटीआई को बिलखुसूस आज के इलेक्शन में फायदा हासिल होता। लोग कहते कि एक इल्ज़ाम लगा था और हुकूमत ने उसकी तहकीकात की और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आया कि वो 20 लोग क्यों गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे, कौन ले गया था, किसके कहने पे वो गए थे, इतने घंटे क्यों गायब रहे, उनके मोबाइल नंबर फोन्स क्यों ऑफ रहे, और ये सब हुआ क्या था। ये वाकई कोई हुस्न इत्तेफाक था या ये सब कुछ किया जा रहा था। तो अगर तो पंजाब हुकूमत ये तहकीकात करवाती तो आज उसको वोट बैंक में फ़ायदा हासिल होता। लेकिन पंजाब हुकूमत के ऊपर ये दाग है और ये इल्ज़ाम है कि वो इसमें मुलव्वस है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे मुलव्वस हो सकते हैं और नून लीग इसका फ़ायदा हासिल करेगी। नून लीग पिछले इलेक्शन में भी बज़ाहिरन कामयाब हो रही थी। वो ये दावा करती है कि हमारा टर्न आउट ज़्यादा था और हमें ज़्यादा वोट कास्ट हुए हमारे हक में, और अब मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा टर्न आउट कम हो या ज़्यादा हो ये एक अलहदा सवाल होगा। लेकिन कामयाबी मुझे जो है वो आज नून लीग की ज़्यादा या उसका इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको हमदर्दी का वोट भी मिलेगा जो कुछ हुआ पिछले इलेक्शन। तो चलें, अब देखना ये है कि आपके जो एक अंदाज़ा है या एक पेशन गोई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ वोट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 60% यहाँ देही हल्का है। अमीर अब्बास आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि देही हलकों का जो टर्न आउट और देही हलकों का एक जो मिजाज होता है वो कदरे शहर का जो डस्का शहर है वो एक सनती शहर है, वहाँ के मिजाज से कदरे मुख्तलिफ है। तो डस्का शहर में वो टर्न आउट उस तरह से वो नज़र भी नहीं आ रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होता है, जहाँ से जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम क्योंकि 6 बजे तक का है नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जहाँ से पोलिंग स्टेशन से जैसे नताइज मौसूल होंगे आपको उस बारे में भी आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अमीर अब्बास यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो PDM एक था, फैक्टर था PDM और मोमेंटम था PDM, आपको याद होगा डस्का के इलेक्शन जहाँ पर उस स्टेज पर तमाम जमातों के लोग खड़े थे जिनका ताल्लुक भी इवन पंजाब से नहीं था, वो भी डस्का में आकर उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वहाँ खड़ी थी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने हर हाल में हम जीतेंगे, वो सारी चीज़ें इस दोबारा इलेक्शन जो आज 10 अप्रैल को हो रहा है करीब 2 माह बाद, वो फैक्टर भी नज़र नहीं आ रहा। PDM का भी लोगों को पता है कि वो PDM जो इकट्ठी थी वो अब इकट्ठी नहीं है, उनके आपसी झगड़े हैं। तो आप नहीं समझते ये भी वोटर जो एक आम वोटर है जो डिसीजन लेता है कि मैंने इधर वोट डालना है आज और कल फैसला कर दे, एक तो पक्के वोटर हैं, वो जो डिसीजन मेकर है तमाम तर इस हल्के का, उस पर असरात तो होंगे इस सारे अमल के भी। देखिए मुदस्सिर, जो PDM में से 2 जमातें पीपल्स पार्टी और ANP, इन दोनों का बाकी 8 जमातों के साथ एक इख्तलाफ हुआ। ANP का तो वोट बैंक है ही नहीं इस NA-75 में, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि PDM में से पीपल्स पार्टी बिल्कुल खारिज हो गई और PDM टूट गई है। हाँ, उसमें दरार ज़रूर है, उसमें इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, अगर पीपल्स पार्टी के वोटर ने वोट कास्ट करना हुआ तो वो ज़ाहिरी बात है वो उसकी हमदर्दियाँ लोकल सतह पे उम्मीदवार के साथ अगर कोई अटैचमेंट जो PTI के उम्मीदवार मली साहब अगर उनके साथ किसी की अपनी अटैचमेंट हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन सियासी बुनियादों पर अगर कोई वोटर फैसला करेगा तो वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा को ही वोट देगा पीपल्स पार्टी का। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यहाँ पे कुछ नहीं है, आफ्ताब शेरपाओ कौन है भाई, ये साहब किधर से आए हैं, इनकी तो PDM में कोई हैसियत नहीं, तो इन्होंने यहाँ से कौन सा वोट इन्होंने डस्का में लेना था। इसी तरह से वो जो आपके महमूद खान अजगजई साहब हैं उनका यहाँ पे कौन सा वोट बैंक है, नेशनल पार्टी का। मेरे पास हमारे साथ ही रहेगा शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, वफाकी वज़ीर दाखिला। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आज के अमल तक तो बड़ा इत्मीनान बख्श सूरत हाल रही है शेख साहब, लेकिन आप बड़ी पेशगुन गोइयाँ करते हैं वो सच भी साबित होती हैं। आज आप क्या देख रहे हैं सर, सूरत हाल क्या होगी? मुकाबला है हुकूमत के लिए एक अच्छी बात है, पुरअमन इलेक्शन हुए और ये केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया है इस इलेक्शन का। पिछले कई महीने से डस्का की एक सीट जो है सारे पाकिस्तान में मीडिया की जीनत बनी हुई है।
सो वो एक आधा घंटा और देख लें, जो भी जीता जमहूरियत जीतेगी। और ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ये जमहूरियत का नाम है और हमें इस्लाहात की तरफ और जाना चाहिए। एक हल्के के लिए हमें इतनी फोर्सेस भेजनी पड़ी हैं कि इतने स्पेशली रेंजर्स को भेजा है, दूसरे अदारों की फोर्सेस को भेजा है कि इलेक्शन पुरअमन है, और इसमें कामयाबी हुई है। जीत हार तो किसी एक की होनी है, लेकिन ये है कि असल मसला ये है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने अमल को पहुंचे हैं, और इस अमल को इलेक्शन पहुंचने में इलाके के लोगों को भी, हालांकि यहाँ 2 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, इसके बाद उनके वालिदैन ने भी वोट डाला है। मुझे ये खुशी हुई है कि जो आदमी जाँ भाग हुआ है उसके भाई ने भी अपनी पार्टी को वोट डाला है और उसके वालिद ने भी डाला है। तो और घंटे 1.5 बाद में मेरा ख्याल है जमहूरियत ही जीतेगी, जो भी जीतेगा, और एक अच्छी सजा बनी है। और अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। 3 साल हुकूमत के हो गए हैं, 1 साल और के बाद इलेक्शन में शुरू हो जाती है, और एक इलेक्शन के कैंडिडेट जो हैं 1 साल पहले कैंपेन पे उतर आते हैं। लेकिन एक अच्छी सजा में इलेक्शन होना, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की एक बहुत अच्छी शेख साहब, ये हीट पूरा एक हल्के को बयानिए की बना दिया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है, इस हल्के का वोटर उसके साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं हम चोरों के खिलाफ खड़े हो। तो ये एक हल्के को बयानिए की सूरत और हुकूमत की कामयाबी या नाकामी की सूरत में जो बनाया गया है, इसमें हुकूमत का भी उतना हिस्सा है जितना अपोजिशन का है। आप नहीं समझते इलेक्शन को इलेक्शन नहीं रहने दिया गया पिछली बार, तब तक ये सूरत हाल आई है? मेरे भाई, मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, आप देखें इतने चैनल हैं, 24 आवर चलते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में 12 घंटे चैनल चलते हैं। अब ये खबर तो देनी है रोज की, 24 घंटे के बाद मीडिया को एक ताज़ा खबर चाहिए होती है, और इस इलेक्शन में काफी सारा आपका टाइम जो है वो मसरूफ कार रखा है, और इसमें जीत हार जो होती है वो एक ने तो जीतना ही होता है। लेकिन असल बात यह है कि पुरअमन इलेक्शन हो गए और जमहूरियत की फतह हुई है, और जो भी जीतेगा वो जमहूरियत की फतह में जीतेगा। और बाकी बयानिए तो पाकिस्तान में आप देखते हैं एक दिन में लोग 3-3 दफा देते हैं, क्योंकि मीडिया है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं कि 2-3 दफा बयानिए चलें, और ये मीडिया पाकिस्तान का मेरा ख्याल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया है। सोचता क्रेडिट भी मीडिया को दें कि पुरअमन इलेक्शन कराने में मीडिया ने अपना रोल अदा कर दिया है, और जो भी जीतेगा मीडिया बिलाखिर। शेख साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कल कोई 28 के करीब MNAs MPs नज़र आ रहे थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो क्या इस हुकूमत को, जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उसके लिए PDM तो ख़तरा नहीं हो सकी, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप को ख़तरा हो सकता है? देखिए, इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है, कहीं नहीं जा रहे। बाकी चीनी को मैं देख नहीं रहा, सच्ची बात यह है, शहजाद अख्तर देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को सत्ते सारे हैं कहीं जा रही इमरान खान की हुकूमत, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। एक महंगाई हमारा मसला है, इसको कंट्रोल करने के लिए सब अब लग गए हैं, इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करके काम लेंगे। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दात मौजूद थे और कह रहे हैं कि करीब अब कुछ आधे घंटे बाद नताइज आ जाएंगे, तो नताइज को देख लिया जाएगा कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी माविश, आप सवाल करना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं अमीर अब्बास साहब आपसे यही सवाल करना चाह रही थी कि हमारी बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब से, और उनका ये कहना था कि कल CEC का इजलास होगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि PDM का मुस्तकबिल क्या है। आप क्या समझते हैं अमीर अब्बास के PDM का मुस्तकबिल होगा क्या? क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि CEC के इजलास में फैसले होते हैं, PDM से तौसीक कराई जाती है, और अब तो वाज़े तौर पर एक दरार सामने आ गई है पीपल्स पार्टी की PDM से। तो अब आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं PDM का? देखिए महविश, हर तहरीक की एक मिशन स्टेटमेंट होती है, और हर तहरीक का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके खातिर वो तहरीक बनती है और वो चलती है। इस तहरीक PDM जो है, इसका मिशन स्टेटमेंट या इसका मकसद इमरान खान की हुकूमत गिराना था। 2.5 साल से ये इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सके, और आप लिख के रख लें, आज 10 अप्रैल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी तारीख आपको याद रहेगी, अगले 2.5 साल में भी हुकूमत नहीं गिरा सकेंगे। जब आप अपना मकसद ही हासिल नहीं कर सकते, जब आपकी मिशन स्टेटमेंट ही पूरी नहीं उतर सकती आपके मकसद पे, तो फिर आपकी तहरीक का होना या ना होना तो बेकार है। हर जमाने में जो ऑपोजिशन होती है उसके अंदर एक फितरी इत्तेहाद कायम हो जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप चले जाएं पिछली हुकूमत के दौर में, उससे पिछली हुकूमत के दौर में आप चले जाएं,
हत्ता कि इमरान खान जैसा शख्स भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ परवेज मुशर्रफ के जमाने में बैठ गया था, क्योंकि सारे ऑपोजिशन में थे ये। तो ऑपोजिशन में फितरी इत्तेहाद कायम होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कामयाबी तब हो कि अगर आपका इत्तेहाद हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। कौन सा नुकसान पहुंचाया इन्होंने? चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, नुकसान इनको पहुंचा, हुकूमत को फायदा हुआ। सेनेट का इलेक्शन था, उसके अंदर भी हुकूमत ने जितनी सीटें हुकूमत की बनती थी वो सारी उसने निकाल ली, नुकसान इनको हुआ। फिर चेयरमैन सेनेट बनना था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना था, नुकसान इनका हुआ, हुकूमत अकलियत में होने के बावजूद अपने लोग लेकर आ गई। अब उसकी मॉरल हैसियत जो है वो उसके ऊपर एक अलहदा बहस है कि वो ठीक है ये गलत है, लेकिन तो अभी तक तो कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं हो सकी। और दूसरी बात ये पंजाब हुकूमत नहीं गिरा सके। दूसरा ये अमीर अब्बास के पीडीएम ये कहा करती थी कि वो महंगाई के खिलाफ जंग करेगी, अवाम की आवाज़ बनेगी, बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। लेकिन हमने देखा कि जब पीडीएम बनी तो उसके कुछ ही टाइम के बाद सब अपने अपने मफादात के चक्कर में पड़ गए। किसी ने भी अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया, अवाम को तो इसका एक भी फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत जो कुछ कर रही है अवाम के साथ वो तो अभी भी वैसे का वैसे ही है। तो आपने आप ही के सवाल में जवाब मौजूद है माविश के, ये उठे महंगाई का नाम लेकर थे लेकिन ये अपने मुफाद के पीछे पड़ गए। तो असल में तो ये उठे ही अपने मुफाद के लिए थे, ये कोई महंगाई के लिए नहीं उठे थे, ये कोई गुर्बत के लिए नहीं उठे थे। ये आप ये जहन से निकाल दें कि इनके दिल में हौल उठता है, ये रातों को बेदार हो जाते हैं, इनको डरावने ख्वाब आते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। किसी को कुछ नहीं होता। ये रात को ये सारा दिन हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, सारा दिन महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, फलाना ढमकाना, सारा दिन ये बात, रात को ये पुरसकून नींद सोते हैं सारी ऑपोजिशन। ये सिर्फ एक पब्लिक के अंदर आपने देखे ना, आपने ये नहीं हो सकता कि आप हाइबरनेशन में चले जाएं। सियासतदान कभी हाइबरनेशन में नहीं जाता। सियासतदान तो खुद को जिंदा रखता है, उसको जिंदा रखने के लिए अपने आप को कोई इशू चाहिए, और इशू माशाल्लाह इमरान खान साहब इनको दे रहे हैं। बैड गवर्नेंस इमरान खान साहब की, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी की तबाही, उस्मान बुज़दार जैसा एक डिजास्टर वहां बैठा हुआ है, एक महमूद खान जैसा डिजास्टर खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर तो बहुत, जिसे जो पंचिंग बैग होता है ना जिस तरह, तो हुकूमत तो बाकायदा तौर पर उसने अपने आप को पंचिंग बैग बनाया हुआ है अपनी कारकर्दगी से। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये पीडीएम की तहरीक बनी, चली, जलसे वलसे, ये सब इनको, इनके दिल में कोई, इनको पेट में कोई मरोड़ उठता था लोगों का, नहीं, वो कुछ भी नहीं था भाई। इनके अपने मसले हैं और ये दबे लफ्जों में कहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि हमें साथ बिठाएं, मामलात को चलाएं, इस तरह ना करें। उसका मकसद क्या है? आप अगर एक होता है टेस्टर, आप टेस्टर लगाना चाहते हैं ना, या लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं, आप करके देख लें। एक हफ्ता नैब हुकूमत सारे साजबाज करके केसेस खत्म करते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर आप देखिएगा यही पीडीएम होगी और ये गुनगारी होगी इमरान खान की, तमाम तर चीज़ें शेर शक्कर हो जाएंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे, अभी हम जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे, शेख रशीद अहमद साहब से, तो अब पीडीएम जो काम नहीं कर सकी है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत या बुज़दार साहब की हुकूमत गिराने का, आप समझते हैं कि अब वो, बल्कि आपने राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान जहांगीर तरीन के हवाले से सुन लिया, मरियम औरंगज़ेब साहब का भी सुन लिया, शैला रज़ा साहबा की भी दावे सुन लिए, तो क्या पीडीएम ये उम्मीद लगा के बैठ गई है कि हम तो नहीं कर पाए, जहांगीर तरीन इमरान खान की और बुज़दार साहब की हुकूमत गिरा लेंगे? यानी आप मुदस्सर अंदाजा करें कि जिस जहांगीर तरीन के पीछे पिछले एक साल से ये लठ लेकर लगे हुए थे जी कि चीनी माफिया इमरान खान के साथ बैठा हुआ है, ये जहांगीर तरीन को इमरान खान की एटीएम कहकर तंज करते थे, ये हर वक्त इमरान खान की पुष्ट पर चाबुक मारते थे कि ये एटीएम है इमरान खान की, और इमरान खान जहांगीर तरीन को उसने एनआरओ दे दिया है। आज जैसे ही जहांगीर तरीन ने पब्लिकली इमरान खान के हवाले से उसके खिलाफ 2-4 स्टेटमेंट्स दी, ये फौरन इनको वही जहांगीर तरीन इनकी आंखों का तारा बन गया। सही, वही जहांगीर तरीन इनका ब्लू आइड बॉय बन गया। ओ यार, ये हिपोक्रेसी को डेमोक्रेसी करके मंजन नहीं बिक सकता। मैं बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं, ये हर शख्स के हाथों में ये फोन है, शऊर आ रहा है माशरे में, ये नहीं है। ये बुरी तरह से हमारा सिस्टम, हमारे वैल्यूज पॉलिटिकल, हमारे प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल, ये सारे एक्सपोज हो गए हैं। ये सारे इनके अपॉर्चुनिस्टिक इनकी पॉलिटिक्स होती है।
यही इमरान खान साहब की भी माजी में रही, आज जो कुछ ये कर रहे हैं वो भी यही है। ठीक है, अच्छा अमीर अब्बास साथ ही मौजूद रहेगा। जमील फारूकी ने भी हमें ज्वाइन, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। जमील, आज NA-75 डस्का का जो इंतखाबी मार्का पूरा दिन रहा, आज आप सुबह से गुफ्तगू भी कर रहे थे, टर्न आउट कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिला नहीं। हमारे जो रिपोर्टर्स बता रहे थे उनके मुताबिक पिछली बार टर्न आउट ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस बार आपको उसकी वजह क्या लगती है? पिछली बार जो कशीदगी हुई, जाँ बहक हुए 2 अफराद, कुछ ज़ख्मी हुए, या फिर मौसम की वजह से ऐसा हुआ, क्या फैक्टर लगता है आपको? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को अमन आमा के जो मखदूश हालात थे वो नज़र आ गए थे गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब में। तो अब इस मौके के ऊपर जबकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अच्छी खासी लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर निकलती तो उनके लिए मसला होता। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो वेदर का है, उसको आप नेगेट नहीं कर सकते हैं। टर्न आउट हमेशा ज़िमनी इंतखाब में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है। अब इस दफ़ा भी तवक्को से ज़्यादा कम है, उतना होना चाहिए था कम से कम जितना पिछली दफ़ा था, वो नहीं हो पा रहा। तो जाहिर है कि इसके नताइज तो फिर बाद में हम देख लेंगे कि क्या आते हैं। हैविंग सेड दिस ऑल, ये सीट PMLN की ही है और उन्हीं की रही है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें 83 से, फिर उसके बाद 87 को देख लें, फिर 2002 में मली साहब ले गए थे, लेकिन फिर 2008, 13 और 18 में PMLN के पास रही। मुझे तो ऐसा लगता है, देखें इसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता और गैर सरकारी नताइज थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये PMLN के पास ही जाएगी, कम मार्जिन के साथ जाएगी, लेकिन जाएगी PMLN के पास। और उसकी रीज़न खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उठती हुई डिवाइड है। वो डिवाइड हम खुल कर देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सियासत मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि एंग्री बर्ड्स कार्टून की तरह अब उस एंग्री बर्ड के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। वो एक कैरेक्टर है, वो हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। वो जब साथ छोड़ता है तो मसाइल क्रिएट करता है। यानी पहले आप देखते रहे कि एंग्री शरीफ हम देखते थे लंदन से बैठकर इदारों के ऊपर हमले हुए और पाकिस्तान में हाहाकार मची रही। फिर एंग्री मौलाना का कैरेक्टर हमारे सामने आया, फिर एंग्री खान का कैरेक्टर हमारे सामने आया और उनके बयानात हम सब के सामने थे। अब एंग्री तरीन, यानी जहांगीर तरीन साहब जिनके साथ तरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, वो एंग्री तरीन का कैरेक्टर हमारे सामने आ गया है। और आप देखिए कि वो PDM जो तरीन साहब के ऊपर हमेशा से तबर्रा करती थी और कोसने देती थी हुक्मरान जमात को कि तरीन साहब के खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आज तरीन साहब उनके लिए अच्छे हैं और उनको लगता है कि ये फेयर प्ले करके उन वाली पॉलिटिक्स करके इमरान खान साहब को गिरा देंगे। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉलिटिक्स बिल्कुल इसी तरह की है। अब इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होता है वो तो अलग बात है, लेकिन इसका जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है वो कौन है, इस पर बात करना बनती है। और वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर खुद इमरान खान साहब हैं। इतना इल प्रिपेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने शायद अपनी जर्नलिस्टिक करियर में देखी हो। आप एक बात देखिए, एक बंदा एक बहुत बड़े बहरान से अभी निकला है और उसने अपने आप को एक और बड़े बहरान के अंदर दाखिल कर दिया है। आप देखिए कि अभी PDM से उनकी जान कुछ दिन पहले छूटी है। आप देखें कुछ टूट फूट की वजह से उनको बेनिफिट मिला कि देखें जी PDM तो टूट गई है और आहा PDM में लड़ाई हो गई है वाली बात सामने आ रही थी। अब खुद आहा PTI में लड़ाई हो गई है। तो इस बहरान को जन्म देने का तमाम तरमल का खुद इमरान खान साहब के तर्जुमानों के पास है, खुद इमरान साहब के पास है। इमरान खान साहब को कम से कम पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए इतना जरूर मद्देनजर चीजों को रख लेना चाहिए कि आप एक बहरान के बाद दूसरे बहरान को जन्म देकर अपने आप को एक दलदल में फंसा रहे हैं और पब्लिक को एक कंफ्यूजन की फिजा में खड़ा कर रहे हैं। तो पब्लिक कब तक आपके इन कंफ्यूजन डिसीजंस का साथ देती रहेगी? पब्लिक को याद नहीं है कि जब जहाज उड़ता था और आपके लिए हुकूमत बनाने के लिए तरीन साहब की जेब से पैसा लगता था तो उस वक्त तो वो ठीक थे। जब वो लंदन में बैठे थे, वापस आए और हफीज शेख साहब की हिमायत के लिए आपकी तरफ से कहा गया, उस वक्त ठीक थे। अब गलत करना कदरे मुश्किल था। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तो ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ज़्यादा बाखबर हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पैगामात भी पहुँच गए हैं, मामलात टैकल और हैंडल भी अब हो जाएंगे अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों तक। तो समझते नहीं कि ये निस्बतन इस बहरान को काबू पा लेंगे इमरान खान? देखें, अगर बहरान पा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो खान साहब बहरान जनरेट करने वालों में से भी होंगे और बहरान को मैनेज करने वालों में से भी होंगे, या खान साहब जिनके बलबूते पर ये कर लेंगे तो बड़ी बात है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि बहरान हुआ क्यों?
क्यों क्रिएट हुआ, इसके होने की जरूरत क्यों पेश आई, मतलब ये नौबत क्यों पेश आई कि शैला रजा साहिबा को ट्वीट करना पड़ा कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये नौबत क्यों पेश आई कि मुराद अली शाह साहब को खड़े होकर कहना पड़ा कि जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़ रहे हैं, और जहांगीर तरीन वो जहांगीर तरीन है जिसने आपकी गवर्नमेंट को खड़ा किया। जहांगीर तरीन साहब को आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ती रही है। वो शख्सियत है जिनके हफीज शेख साहब के सेनेट में इंतखाब के मार्के के लिए आपको पूरा पूरा खुलकर कहना पड़ा कि वो तरीन साहब उनकी सपोर्ट करेंगे। उस वक्त तक आपको केसेस याद नहीं आए। अच्छा, अब इनके अंदर जो कंफ्यूजन, लोगों के अंदर अपनी कंफ्यूजन है, इनके वज़रा के अंदर। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी वाहिद एक इदारा है जो फुली उनके अंडर है, दैट इज FIA। उसके बारे में उनसे सवाल करते हैं कि ये जो हुआ है तरीन साहब के खिलाफ FIA ने किया है, क्या आपने ऑर्डर किए? तो कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, शहजाद अकबर साहब के पास है। शहजाद अकबर साहब का एक इंटरव्यू आज रात एयर होगा, मेरे साथ उनकी गुफ्तगू हुई, मैंने पूछा, कहते हैं ये मेरा प्रोगेटिव तो नहीं है, ये तो खान साहब का है और शेख साहब का है। मतलब इनमें से कोई ये अब एडमिटेंस करने को तैयार ही नहीं है, कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि ये जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। और अगर तरीन साहब के साथ आपको कार्रवाई करनी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो ये 2 साल तक आप क्यों खामोश रहे हैं? आप कर लेते कार्रवाई उस वक्त जब गंदम का बहरान आया था, जब चीनी स्कैंडल शुरू हुआ था, आप उस वक्त करते। जब वो लंदन से वापस आए तो उस वक्त भी आप लोग कहते थे पार्टी का हिस्सा है। अब कतरा कर ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी पार्टी का हिस्सा तो है, लेकिन जो भी सिचुएशन बनी है, सिचुएशन के हम जिम्मेदार नहीं है, हम अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। या तो ये मान लें कि आपने जो यकसा एहतसाब की बात की है, ये सिर्फ दूसरी जमातों को, अपोजिशन जमातों को दिखाने के लिए की है, आपने बाकायदा तौर पर यकसा एहतसाब करने की इतना बड़ा बहरान है, यानी मुझे वक्त भी कम हो रहा है, मैं अमीर अब्बास से बात करूं। अमीर अब्बास, वाकई अब इमरान खान के लिए जहांगीर तरीन इतना बड़ा बहरान बन रहे हैं, इतनी बड़ी मुश्किल क्रिएट हो रही है? देखिए, आपको याद होगा मुदस्सिर के जहांगीर तरीन साहब 2010 में इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल होने से पहले वो एक अपनी पार्टी बनाना चाहते थे। जी हाँ। और वो बना सकते थे क्योंकि पाकिस्तान में मनी मेक्स दी मेयर गो, सियासत पैसे का नाम है। अगर आपके पास पैसा हो और थोड़ी बहुत सियासी समझ बूझ हो तो आप अपनी सियासी पार्टी बना सकते हैं, भले वो चले ना चले। तो जहांगीर तरीन पार्टी बना रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब की एक हवा चली और जहांगीर तरीन अपनी पार्टी बनाने का फैसला छोड़कर PTI में शामिल हो गए। और ये सारा अरसा जो 10 साल का था, इसमें इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन का ताल्लुक इतना गहरा हो गया कि इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी कि दोस्ती हो तो जहांगीर तरीन और इमरान खान जैसी हो। जहांगीर तरीन ने इमरान खान पर पैसा लगाया, लुटाया, मैं मुस्बत अंदाज में कह रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स पर पैसा लगाया। और इमरान खान ने भी जहांगीर तरीन को अपने फैसलों में इज्जत दी, हर जगह पे जहांगीर तरीन को फ्रंट मैन के तौर पर रखा। जितनी जो 2013 के इलेक्शन के अंदर टिकटें हुई, जो 2018 में हुआ, वो सब जहांगीर तरीन की मर्जी से हुआ। तो दोनों का सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा था। अब जब शुगर क्राइसिस आता है पिछले साल, अच्छा ये भी आपके जहन में रहे कि पिछले साल के शुगर क्राइसिस से पहले तक जहांगीर तरीन हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व थे। बाकायदा तौर पर वो एक टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे जो शायद लाइफ स्टॉक और डेयरी के ऊपर, एग्रीकल्चर पर काम कर रही थी। तो वो थे। अब चूंकि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट हो गए हुए हैं, वो कोई ओहदा नहीं ले सकते लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, इसलिए वो किसी ओहदे पर नहीं थे, लेकिन वो हुकूमती मामलात में थे। अब जब शुगर क्राइसिस आता है तो मुझे ये बताएं मुदस्सिर कि जिस शख्स की 3 शुगर यूनिट्स 20% कुल शुगर की पैदावार में हिस्सादार हो और मुल्क में चीनी का बहरान आ जाए, उसके खिलाफ अगर मामलात हो तो यकीनी तौर पर होना तो जरूरी है, क्योंकि ये सवाल भी बहुत उठेगा। वक्त भी मेरे पास खत्म हो रहा है। अमीर अब्बास साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो रहा है, कुछ ही देर बाद बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जैसे ही डस्का इलेक्शन के नताइज सामने आएंगे, उन इलेक्शन के नताइज से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।